जी हाँ, जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी मिजाज भी अगर देखा जाए तो बदलता जा रहा है लोगों का। और उस बाबत एक तरफ सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। और इस वक्त जिस विषय को लेकर जो विपक्षी दल हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो है CAA। जी हाँ, जब से अमित शाह ने यह ऐलान किया है, जब से भारत सरकार ने ऐलान किया है कि CAA लागू हो गया है, तभी से विपक्षी खेमे में एक अलग हलचल बनी हुई है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं रोहित कुमार सिंह, वो मौजूद है। रोहित कुमार सिंह, समाज को लेकर, गरीबों को लेकर, उनके उत्थान को लेकर, उनकी प्रगति को लेकर लगातार काम करते आए हैं। और बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में आपका। रोहित जी, धन्यवाद। इस वक्त CAA ये एक ऐसा मुद्दा है, हालांकि 2019 से ये मुद्दा चला आ रहा है, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर थोड़ा सा तनाव देखने को मिला, लेकिन अब लोकसभा चुनाव सामने है और उससे पहले ही CAA लागू हो चुका है। विपक्ष कह रहा है सिर्फ चुनावी फायदे के लिए हुआ है। देखिए, विपक्ष के पास कोई दूसरा काम नहीं है। देश की सरकार जब भी कोई अच्छा, सशक्त, मजबूत, जनप्रिय निर्णय लेती है तो हताश, निराश, उदास विपक्ष झंडा लेकर सड़क पर उतर जाता है। विपक्ष को जब लंबा समय इस देश में सरकार में रहकर जन कल्याण, लोक कल्याण का अवसर मिला तो विपक्ष पिकनिक मनाने में परेशान था। और आज जब एक यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी नेतृत्व भारत को मिला है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और वह देश के नवनिर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं, देश को उत्कृष्ट पहचान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, देश के प्रगति के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। विपक्ष को तो कुछ करना नहीं है। देश के आम नागरिक के हैसियत से हमारे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग विपक्ष और वर्तमान सरकार के कार्यों का मूल्यांकन और विश्लेषण तो करते हैं ना। हम तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रभावित कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए काम करने वाले एक सत्यनिष्ठ कार्यकर्ता तो जरूर हैं। हम लोग तो देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों से ज्यादा रूल किया इस कंट्री को। कांग्रेस ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या किया, इसका मूल्यांकन तो हो रहा है। CAA लागू हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों के जीवन को एक नई दिशा मिलने का प्रयास किया गया है, तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द है, मौजूदा विपक्ष के पेट में दर्द है। क्यों दर्द हो रहा है भाई? जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाई बहन हैं, बौद्ध, जैन, पारसी भाई बहन हैं, या अन्य अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त भाई बहन हैं, अगर उनको भारत में रहने का अवसर मिल रहा है तो आपको परेशानी क्यों है? जब हिंदुस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था तो संभवतः पाकिस्तान के भूभाग में हिंदुओं की आबादी 23% थी। आज मुझे लगता है वह आबादी 3% के नीचे जा चुकी है। अगर उनका संरक्षण, संवर्धन नहीं हुआ तो फिर उनका क्या होगा? उनके अस्तित्व का क्या होगा? उनकी विचारधारा का क्या होगा? उनके भविष्य का क्या होगा? इसकी चिंता तो राहुल गांधी को, उनके परिवार को, उनके दल को, उनके दल के विचारधारा को मानने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को तो नहीं है। वह लोग तो परिवारवादी शक्तियों के संरक्षण में दिन रात एक किए हुए हैं। उनको मां भारती और मां भारती के वैभव से क्या मतलब है? यहाँ एक चीज और भी है, देखिए रोहित कुमार जी, अभी हाल ही में हमने देखा था कि बाकायदा युवा चेतना की तरफ से एक राष्ट्रीय व्याख्यान का आयोजन हुआ था और उस राष्ट्रीय व्याख्यान में बाकायदा लाभ बताए जा रहे थे, फायदे बताए जा रहे थे कि CAA को लेकर लागू होता है तो किस तरीके से फायदे होते हैं। लेकिन अब इसी को लेकर एक तरफ देखा जाए तो जो सत्ता पक्ष है, आप है, और उसके साथ साथ ऐसे कई संगठन हैं जो कि फायदे बता रहे हैं,
लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है, खासतौर पे अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, तो उसका कहना यह है कि जब हम अगर जनता हमारा साथ देती है लोकसभा चुनाव में तो हम आएंगे और सीए को हटा देंगे। शशि थरूर का भी यही बयान सामने आया, कांग्रेस का यही बयान सामने आया कि हमें वोट दीजिए, हम इसको हटा देंगे। तो एक तरीके से वो चुनावी फायदे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। असंभव है क्या? हालांकि अमित शाह ने तो कहा यह संभव नहीं है। देखिए, शशि थरूर जी पूर्व में राजनयिक रहे हैं। शशि थरूर जी कांग्रेस पार्टी की सरकार में जिम्मेवार मंत्री रहे हैं। शशि थरूर जी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा के सदस्य हैं। शशि थरूर जी ने हाल में कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ा है और वर्तमान में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो फर्स्ट लिस्ट जारी की लोकसभा प्रत्याशियों की, उनमें शशि थरूर का नाम प्राथमिकता से था। अगर शशि थरूर जी ने यह कहा है, जिसको हमने भी सुना, देश की जनता ने भी सुना और देखा, कि अगर कांग्रेस पावर में आती है तो सबसे पहले सीएए को निरस्त करेंगे, इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी जी ने, नेहरू गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने शशि थरूर के माध्यम से यह बात जनता के सामने रखने का काम किया है कि हम पावर में आएंगे तो सीएए को निरस्त कर देंगे। देश की जनता कांग्रेस की आइडियोलॉजी को जान गई है। देश की जनता कांग्रेस की नीतियों से अवगत है। 2024 में मैं ऑन एयर आपके चैनल पर इस बात को कह रहा हूं, देश के आम नागरिक होने की कैपेसिटी में कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन, मौजूदा विपक्ष 50 सीटों के आंकड़े को नहीं पार कर पाएगा। देश की जनता कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष से तंग आ चुकी है। ये लोग भारत विरोधी हैं, देश की संस्कृति सभ्यता के विरोध में हैं, देश में धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इन लोगों के पास बस एक काम है, परिवारवादी राजशाही व्यवस्था को देश में स्थापित करना। देश में भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। कांग्रेस और मौजूदा विपक्ष जब भी सत्ता में रहा है, इन लोगों ने भय, भूख और भ्रष्टाचार के वातावरण को बढ़ाने का काम किया है। अब देश की जनता इनके बहकावे और झांसे में नहीं आने वाली है। इनका बोरिया बिस्तरा बंध चुका है। सीएए देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुआ है और देश के लौह पुरुष गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह ने इसकी घोषणा की है। मुझे और देश की जनता को विश्वास है यह कभी निरस्त नहीं हो पाएगा, यह कभी निरस्त नहीं हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी का सूरज अस्त हो चुका है, विपक्ष पस्त हो चुका है। हाशिए पर खड़ा विपक्ष परेशान होकर इस प्रकार की बात कर रहा है। भूख, गरीबी, महंगाई की बात की है कि जिस बाबत कांग्रेस के शासन में क्या स्थिति बनी हुई थी, उसी इन्हीं 3 शब्दों का इस्तेमाल करके जो सपा प्रमुख है अखिलेश यादव, उन्होंने भी कहा कि देखिए देश में इस वक्त अलग अलग परिस्थितियां हैं। जो यहाँ पर युवा हैं, आप युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं, युवाओं को एक मंच पे लाने की बात करते हैं, युवाओं की जो समस्याएं हैं वो सत्ता के सामने रखते हैं। उन्हीं युवाओं की दुहाई देते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि पहले उनके बारे में सोचिए ना, आप तो बाहर के लोगों को यहाँ पर एक तरीके से जगह देने की कोशिश कर रहे हैं भारत के अंदर, लेकिन जो पहले से भारत में है पहले उनके बारे में सोचिए। उनके बारे में नहीं सोच रही है सरकार, ये भी कहा अखिलेश यादव। आदरणीय अखिलेश जी से और क्या उम्मीद की जा सकती है, और क्या उनसे जनता उनके विचारों को समझ सकती है। अखिलेश जी को जनता ने 2014 के लोकसभा चुनाव में समझाया, 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में समझाया, 2019 के लोकसभा के चुनाव में समझाया, 2022 में जनता ने समझाया और पढ़ाया, 2024 में समाप्त करेगी जनता। अखिलेश जी, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर रही है। आपसे, आपके परिवार से, आपके दल से क्या उम्मीद की जाएगी? आप लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। राम जी का भव्य मंदिर लखनऊ से 100-125 किलोमीटर के दूरी पर बनके तैयार है। आपको फुर्सत नहीं मिला जाकर के वहां दर्शन करने का। आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। और आपको गरीबों के दर्द से क्या मतलब है?
आप तो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले निर्वासित जीवन जी रहे हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन और अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त भाई बहनों के कष्ट से आपको क्या मतलब है? आपको तो बस अपने परिवार से मतलब है और परिवार के संवर्धन के काम में आप लगे हैं। उत्तर प्रदेश और देश की जनता यह जान चुकी है। 2014 के बाद लगातार सारा चुनाव जनता आपको हरा रही है और अब भी आपका विवेक नहीं जग रहा है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं? आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता और देश की जनता आपको और सबक सिखाएगी। बिल्कुल, परिवारवाद को भी लेकर आप हमेशा ही मुखर रहते हैं, उस बाबत भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ सीए को लेकर देखिए, विरोध सिर्फ अखिलेश यादव या कांग्रेस तक सीमित नहीं है। अगर हम पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहती हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि पश्चिम बंगाल में सीए को लागू किया जा सके और वो बीजेपी के इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। संदेश खाली को लेकर भी जिक्र करते हैं कि वहां की भी स्थिति हम संभाल रहे हैं। देखिए, ममता दीदी पश्चिम बंगाल जो ज्ञान और तपस्या की भूमि है, जहां रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जैसे महान महापुरुषों का जन्म हुआ, निवेदिता जी का जन्म हुआ, उस भूमि पर नारी शक्ति का चीरहरण हो रहा है। और वह भी तब जब बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है और उनके दल का जो नेता उसमें संलिप्त रहा, उसके संरक्षण का, संवर्धन का अंतिम प्रयास ममता दीदी ने किया। ममता दीदी से क्या उम्मीद कीजिएगा? ममता दीदी पश्चिम बंगाल को अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। ममता दीदी को अपने भाईपों के अलावा कुछ दिख रहा है क्या? ममता दीदी रेवोल्यूशन की बात करती थी और जब आई तो परिवार बढ़ाने के रेजोल्यूशन में लग गई। ममता दीदी से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में ममता दीदी को बहुत भारी झटका लगने वाला है। वेट कीजिए, आने वाला समय ममता दीदी को बताएगा कि सीएए का विरोध और संदेश खाली में माताओं और बहनों के चीरहरण का क्या जवाब उनको पश्चिम बंगाल की सम्मानित जनता देगी। यहाँ अगर हम बात करते हैं एआईएमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कहते हैं ये जो सीए लागू किया गया है ये सिर्फ एक खास समुदाय को परेशान करने के लिए है, प्रताड़ित करने के लिए। सीधे सीधे उनका इशारा जो है वो मुस्लिमों की तरफ। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं वो अपने हैदराबाद की सीट को बचाने के लिए बोल रहे हैं। उनका कहीं कोई अस्तित्व तो है नहीं। हैदराबाद में उनको लगता है कि इस बार वह चुनाव हार सकते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो गया। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ओवैसी साहब इस प्रकार की बड़बोली बात को जनता के सामने रख रहे हैं। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त लोगों के जीवन को नया रास्ता दिखाने का कानून है और यह होना चाहिए, यह बहुत वाजिब है। हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। हम दलीय भावना से ऊपर उठकर इस बात का समर्थन करते हैं। हम किसी दल के सदस्य नहीं हैं, लेकिन सीएए नए भारत के निर्माण के लिए और विश्व में एक बड़ा संदेश जाए बंधुत्व का, उसके लिए यह बहुत वाजिब कदम है। हम सरकार की सराहना करते हैं। यहाँ आजमगढ़ जब पहुंचे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंच पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। परिवारवाद को लेकर उन्होंने कई बार सवाल खड़े किए और खास तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी सवाल किया कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है। फिर वहां तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने सीधे सीधे कटाक्ष किया क्योंकि वो जो लाइन है वो बिहार से भी जुड़ती है और उसके साथ साथ दूसरे राज्यों से भी कनेक्ट होती है। तो उन्होंने कहा कि परिवारवाद जो है वो विपक्ष को ले डूबा है और विपक्ष कहता है कि पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। देखिए, हम तो किसी दल के मेंबर नहीं हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं। युवा चेतना एक स्वतंत्र राजनीतिक सामाजिक संगठन है जो देश में खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूरों की संतानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। आप भी आजमगढ़ की रहने वाली हैं, मैं भी भोजपुरिया इलाके का हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार देश भर में सक्रिय हूँ, लेकिन पूर्वांचल और बिहार में तो काफ़ी काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने क्या गलत कहा? अखिलेश जी 2G नेता हैं, तेजस्वी जी 2G नेता हैं, राहुल जी 5G नेता हैं। पूरा का पूरा अपोजिशन वंशवादी राजनीति का प्रतीक है। इन लोगों को देश के गरीबों से कोई मतलब है क्या? जाति की थाती की राजनीति करने वाले ये लोग जाति के गरीब लोगों से कोई मतलब भी रखते हैं क्या?
इन लोगों को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। अगर इन लोगों ने अपने राज्यों की चिंता की होती, देश की जनता की चिंता की होती, तो यह दुर्गति होती क्या? लालू जी के लड़कों में कोई क्वालिटी है क्या? लालू यादव के बेटा हैं तो डिप्टी सीएम बन गए, लालू यादव जी के बेटा हैं तो लीडर ऑपोजिशन बन गए, फलाना जी के बेटा हैं तो चीफ मिनिस्टर बन गए, फलाना जी के बेटा हैं तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए। राहुल गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए? राहुल जी ने सिर्फ पूरे देश में वंशवादी व्यवस्था से उत्पन्न राजकुमारों के संरक्षण और संवर्धन के अलावा कोई दूसरा काम किया है क्या? इन लोगों से क्या उम्मीद कीजिएगा? देश का नौजवान राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और इस प्रकार के परिवारवादी पृष्ठभूमि के राजकुमारों के खिलाफ खड़ा है, राम भक्तों के साथ है, राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होकर भारत माता के वैभव को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। देश आगे बढ़ेगा, गरीबी समाप्त होगी, भारत के नौजवानों के हाथ में शक्ति आएगी और देश विश्वगुरु के रूप में स्थापित होगा। इसी सपने को साकार करने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। विश्व गुरु का सपना और उसके साथ साथ हिंदू राष्ट्र का सपना, यहाँ पर क्या ये भी सोचा है कि एक तरीके से हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ाने के लिए एक और मजबूत पड़ाव CAA और उसी मसले को धार दिया जा रहा है इसके जरिए? ऐसा भी है? ऐसा है, हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू जीवन जीने की शैली है, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, तो भारत माता का वैभव बढ़ रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? और CAA में सिर्फ सनातनियों का लाभ थोड़े हो रहा है, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो भी लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त किए हैं, उनके लिए ना है ये। ऑपोजिशन के पास कोई काम नहीं है, उनके पैर के नीचे की जमीन जा चुकी है, जमीर मर चुका है और उनके पास विरोध करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए वह लोग मारे मारे फिर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देश की जनता इस बात को समझ चुकी है, आने वाले चुनाव में ऑपोजिशन को और समझाएगी। जितना 14 में समझाया, 19 में समझाया, उससे 3 गुना ज्यादा 24 के लोकसभा चुनाव में देश की सम्मानित जनता ऑपोजिशन को समझाएगी और ऑपोजिशन को एहसास हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी क्या है। बिल्कुल। अभी जब हाल ही में आपका व्याख्यान हुआ था यहाँ पर इस CAA को लेकर, तो आपने भी कहा था कि देखिए 370 हटाई है, अयोध्या में राम मंदिर बना है और ये अपने आप में जो PM मोदी हैं उनके विजन के साथ हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जो चीज़ 2019 में पास हो गई थी, मुहर लग गई थी राष्ट्रपति की, उसके बाद अब उसको लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया गया है, ये संजोग है या प्रयोग है? नहीं, देखिए, हमने तो प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र में, जहां देश और दुनिया भर के सनातनियों का सम्मानित जमावड़ा था, वहां हजारों संतों के बीच कई देश के बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ इस बात की चर्चा की, गहन चर्चा हुई, मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ और हम लोगों ने भी कहा कि देश में CAA आवश्यक है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश भर में रहने वाले सभी सम्मानित लोगों से यह आग्रह करता हूं कि अब देश में UCC भी लागू होना चाहिए। एक देश, एक संविधान, एक कानून होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर के प्रति हम सबके मन में आस्था है, आदर है। अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो इसीलिए न बनाया कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग संविधान के प्रावधानों को माने। जब देश का संविधान है तो फिर अलग अलग कानून क्यों? शादी करने के लिए धर्म का कानून और देश में चलने के लिए संविधान का कानून, ये नहीं चलेगा। बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के कानून के प्रावधानों को मानते हुए भारत को प्रगति के रास्ते पर ले चलना है। आइए हम सब मिलकर देश के उन्नति के लिए एक मिशन के तहत काम करें। अंबेडकर जी ने संविधान सभा में कई बार कहा, मैं परिवारवाद के ऊपर एक कमेंट कर रहा हूं और देश के नौजवानों से अपील कर रहा हूं। हम अंबेडकर जी को हृदय से मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी का आदर करते हैं, अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, समाज को जोड़कर ले चलने का प्रयास करना है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, लोकतंत्र में राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी ने परिवारवादी बीज को बरगद का पेड़ बना दिया। देश भर के क्षेत्रीय छत्रपों ने अपने बाद अपने परिवार को आगे बढ़ा दिया। मौजूदा अपोजिशन को खंगालिए
तो सब भाई भतीजावाद का प्रतीक है। देश के नौजवानों से मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आइए आगे बढ़िए और देश में आम नौजवान एकजुट होकर भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए काम कीजिए और परिवारवादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष कीजिए। राजा रानी के कोख से नहीं, आपके वोट से पैदा होगा और तब देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए आप युवा चेतना से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं उसके, युवाओं से आपका सीधा संपर्क रहता है, उनके हर एक नब्ज को आप समझते हैं। आपको नहीं लगता कि विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है यूसीसी को लेकर, जो अभी आपने जिक्र किया उत्तराखंड, और उसके साथ साथ यहाँ पर सीएए, विपक्ष के पास मुद्दा है युवाओं को इस बाबत कहीं ना कहीं भ्रमित करने की, और वही कोशिश हो भी रही है। चाहे आप अखिलेश यादव के बयान सुनिए, चाहे आप असदुद्दीन ओवैसी के बयान सुनिए, या फिर ममता बनर्जी के बयान सुनिए, या फिर कांग्रेस नेताओं के बयान सुनिए। यह देश आदि शंकर जैसे युवा का है, यह देश स्वामी विवेकानंद जी जैसे युवा का है, यह देश भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, बटुकेश्वर दत्त, बैकुंठ शुक्ला जैसे महान सेनानी युवाओं का है। यह देश अभिमन्यु जैसे परम पराक्रमी त्यागी नौजवान का है। इस देश का नौजवान कभी दिग्भ्रमित नहीं होगा, और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे वंशवादी नौजवानों में कहां क्षमता है कि भारत के प्रगतिशील नौजवानों को दिग्भ्रमित कर सके। देश का नौजवान मर्यादा पुरुषोत्तम के त्याग को आत्मसात कर देश के वैभव को बढ़ाने का काम कर रहा है। भारत माता का वैभव बढ़ेगा, भारत विकास के पथ पर दौड़ रहा है और आगे तेजी से दौड़ेगा। बिल्कुल, अब युवा चेतना के आगे क्या पूरी प्लानिंग है? देखिए, सीए को लेकर लोगों को जागरूक करना, युवाओं को खास तौर पर ये बताना कि ये समाज के हित के लिए है, देश के हित के लिए है। तो ऐसे में अब युवा चेतना मंच जो है, किस तरीके से अब पूरी वो एक तरीके से योजना बनाएगा? देखिए, हम तो कश्मीर से कन्याकुमारी, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड, देश के हर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, हर जगह जा रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, विश्वविद्यालयों में छात्रों से संवाद कर रहे हैं। हमारा कोई निजी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हम चाहते हैं कि देश का नौजवान आगे आए, निज जीवन की आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ भारत माता का वैभव कैसे बढ़े, देश में राष्ट्रवादी विचारधारा कैसे मजबूत हो, भाई भतीजावाद की राजनीति कैसे समाप्त हो, देश में खेत में मेहनत करने वाला किसान और मजदूर का संतान समाज की मुख्यधारा से कैसे जुड़े, इसको लेकर नौजवानों को एकजुट कर रहे हैं, एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी है रोहित जी, अगर देखा जाए तो युवाओं को लेकर, उनके रोजगार को लेकर या फिर उनकी दूसरी समस्याओं को लेकर विपक्ष वो एजेंडे तैयार कर लेता है। तो ऐसे में अब युवा चेतना उन एजेंडों को साइड करके कैसे एकजुट करेगा उनको? देखिए, हम तो नौजवानों के संपर्क में हैं, खुद युवा हैं और लगातार देश के आम नौजवानों से मिल रहे हैं। विपक्ष के प्रति किसी को ना कोई आकर्षण है, ना उनसे कोई आकांक्षा है और ना उनसे कोई लगाव है किसी को। ऑपोजिशन का कोई वर्थ है क्या इस देश में? इन लोगों ने कुछ किया है क्या देश के लिए? इन लोगों ने तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विरोध किया। देश की जनता समझ गई। अब कहां देश की जनता इनके बहकावे, बुलावे और झांसे में आने वाली है? हो गया जो होना था। देश प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। देश का नौजवान समृद्धि चाहता है, प्रगति चाहता है, तरक्की चाहता है और भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रसार चाहता है। वह हो रहा है। देश गदगद है, देश आगे बढ़ रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद के लिए, अपना समय देने के लिए, और इन विषयों को लेकर, सीए को लेकर, उसके साथ साथ जिस तरीके से भ्रम फैले हुए थे उसको लेकर अपनी बात रखने के लिए। तो देखा जाए तो इस वक्त ये सियासी मुद्दा है सीए, और उसको लेकर रोहित कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, समाज के हित के लिए है, देश के हित के लिए लागू हुआ है और उसका हर किसी को समर्थन करना चाहिए। फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़ेंगे प्राइम न्यूज़ के साथ।